Greetings to everyone. We are again back with our statistical unit second. With the continuation of last topic we have discussed about, that was your Bose-Einstein statistics, BE statistics or distribution laws. One of the important topic that we have discussed in the last unit. Today we are going to study ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, जो हमने अभी तक बोल्ट्जमैन बीई स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करा है। तो वो किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है, कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ब्लैक बॉडी को पढ़ेंगे कि वो है क्या चीज़, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर उसको एप्लीकेबल करेंगे रेडिएशंस के। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पढ़ते हैं पहले क्या है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जब स्टार्ट कर सकते हैं तब जब हमें ब्लैक बॉडी का पता हो कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। ठीक है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ए perfectly black body is one which absorb all type of radiations, all the radiations falling on it। यानी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो है जो जितनी भी रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल की जाएं उन सबको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, और सबसे पहले फेरी, एक साइंटिस्ट था, दैट वाज फेरी, डिजाइन्ड ए ब्लैक बॉडी which can absorb 97% of radiations falling on it। ठीक है, वैसे तो कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक नहीं हो सकता क्योंकि 100% कोई भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, लेकिन फेरी ने डिज़ाइन किया था एक ब्लैक बॉडी को जो लगभग 97% जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती थी। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के बेस पर एक डायग्राम देख लेते हैं क्या उसने डिज़ाइन किया था। उसने एक मेटेलिक होलोस्फीयर को डिज़ाइन किया जिसकी स्मॉल ओपनिंग थी लाइक दिस। ठीक है, एक मेटेलिक होलोस्फीयर जिसकी स्मॉल ओपनिंग हमारे पास है, दिस इज़ द स्मॉल ओपनिंग। और उस मेटेलिक होलोस्फीयर को, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली था, ये मेटल का बना हुआ था। एयर भी इसके अंदर से रिड्यूस कर दी गई, इवैक्यूएटेड कर दी गई ताकि जो रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल हों वो कंडक्शन की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस ना करें। क्या बताया मैंने कि जो फेरी ने होलो मेटेलिक स्फीयर डिज़ाइन किया उसको एयर इवैक्यूएटेड भी किया गया था। एयर इवैक्यूएटेड ड्यू टू रिड्यूस एनर्जी कंडक्शन, क्योंकि एयर में कंडक्शन हो सकता है तो कंडक्शन को कम करने के लिए, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए
एयर को भी वहाँ से क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया। अब जो इनर वॉल थी, दैट वाज द इनर वॉल, ठीक है, इस इनर वॉल को पेंटेड ब्लैक कर दिया गया था। इनर वॉल इज पेंटेड ब्लैक, ठीक है। और पेंटेड ब्लैक करने के बाद ये अंदर से ब्लैक कर दिया। ओपनिंग के जस्ट अपोजिट में एक कोनिकल रिफ्लेक्टर लगाया गया, लाइक दिस, कोनिकल रिफ्लेक्टर, दैट इज द कोनिकल रिफ्लेक्टर। शेप इसकी कोनिकल थी, दैट वाज द कोनिकल रिफ्लेक्टर, सी इसको नाम दिया गया, ठीक है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग ओ, जब कोई भी रेडिएशन इसके अंदर एंटर करती तो कोनिकल रिफ्लेक्टर उसको रिफ्लेक्ट कर देता किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो करके कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ली जाती थी। यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर, एंड देन इन लास्ट केस यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गई। तो दैट इज द फेरी डिजाइंड ब्लैक बॉडी। इस तरह की जो है उसने एक डिज़ाइन की, होलो मेटेलिक स्फीयर लिया, उसके एक स्मॉल ओपनिंग दी, उसके जस्ट स्मॉल ओपनिंग के सामने एक कोनिकल रिफ्लेक्टर लगा दिया गया, दैट इज नोन एज कोनिकल रिफ्लेक्टर, इसको सी नाम दे दिया गया। और इसको अंदर की जो वॉल्स थी ये पेंटेड ब्लैक कर दी गई, ठीक है, पेंटेड ब्लैक। अब इसके अंदर जो भी रेडिएशन एंटर कर रही थी तो कोनिकल रिफ्लेक्शन उसको रिफ्लेक्ट कर देता किसी भी डायरेक्शन में, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर एब्जॉर्ब कर ली जाती थी, ठीक है। और जब उसने एब्जॉर्ब कर ली तो जितनी भी रेडिएशन इसमें से जा रही थी वो 97% एब्जॉर्ब हो रही थी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कह सकते हैं हम कि ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करती जाती है। तो ये तो था कि फेरी ने जो डिज़ाइन किया था। अब हम बात करते हैं जब इस ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज टू बी हीटेड, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज टू बी हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, इट एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल टाइप्स, ये सब तरह की रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। और जो इनका नेचर होता है रेडिएशंस का, नेचर ऑफ रेडिएशंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर, ठीक है। इस एनक्लोजर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो भी रेडिएशंस इसके अंदर बाहर निकलते हैं। अब क्या करा हमने, ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू कर दिया, और जैसी ब्लैक बॉडी हीट हुई तो ये रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देती है, सब तरह की, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। और जो रेडिएशन इसमें से निकलेंगी वो रेडिएशंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, इस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इस वजह से इनको हम ड्यू टू दिस इफेक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट, दीज आर कॉल्ड टेम्परेचर रेडिएशंस, टेम्परेचर रेडिएशंस, इनको हम टेम्परेचर रेडिएशंस का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया गया था। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो जो इसमें से रेडिएशंस हीट करने पर इसको बाहर निकल रही थी उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही थी। और वी कैन से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन in the spectrum of black body radiations, क्योंकि सबसे पहले तो हमने
ब्लैक बॉडी को पढ़ा क्या होती है, फिर उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उसको अब हम डील कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, हीट करने के बाद रेडिएशंस बाहर निकलना शुरू हो गई। तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया था। ठीक है, ल्यूमर और पैरागिज्म ने 1899 में एक प्रिज्म बनाया और उस प्रिज्म की हेल्प से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वेवलेंथ का। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, हीट रेडिएशंस जो भी उसमें से बाहर निकल रही थी, और द ग्राफ इज शोइंग दैट देयर इज नॉन यूनिफॉर्म distribution of energy, non-uniform distribution of energy in the spectrum of black body at a given temperature, एक टेम्परेचर के ऊपर जो भी हमारे पास एनर्जी निकल रही थी, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी उसमें से बाहर निकल रही थी ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम में से, वो एक जैसी नहीं थी, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके थ्रू इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट, द एमिसिव पावर of black body is higher at higher temperature। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो ब्लैक बॉडी है उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस भी हायर पावर की निकलेंगी हमारे पास। जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है उनकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा हाई होती चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने 2 पॉइंट्स तो आपको बता दिए, इन दोनों के साथ साथ एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो 2-3 पॉइंट हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। एक ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ है आपका वेवलेंथ लैम्डा और एनर्जी के बीच में। ठीक है, एंड ग्राफ इज लाइक दिस। एक और बना लेते हैं। Now you can see that this is the energy distribution। ये टेम्परेचर T4, T3, T2 एंड T1 है और टेम्परेचर T1 सबसे हायर है, टेम्परेचर T2 उससे लो, टेम्परेचर T3 उससे लो एंड टेम्परेचर T4 सबसे लो है। यानी कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको ये लिखवाया कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। एक टेम्परेचर ले लो, चाहे T4 ले लो, चाहे T3, चाहे T2 या T1, किसी भी एक टेम्परेचर के लिए एनर्जी ये है, कभी बढ़ रही है एनर्जी, फिर मैक्सिमम हो गई और फिर डिक्रीज हो गई। इट मीन्स इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा ही इसके लिए भी हो रहा है, ऐसा ही T2 के लिए और ऐसा ही T1 के लिए। यानी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखवाया था, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज हायर एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही है। नाउ यू कैन सी दैट अगर हम इनके सब के पीक्स को ड्रॉ करें आपस में, तो ये इन सब के पीक्स हैं। जिसका टेम्परेचर, जिस ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो उतनी ही ज़्यादा हायर एनर्जी को ऑब्टेन किए हुए। ठीक है, टेम्परेचर कम होता चला गया, एनर्जी की वैल्यू भी कम होती चली जा रही है। तो हायर टेम्परेचर पर हायर
रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, हायर पावर। नंबर थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड या एमिटेड per second increases with increase in temperature for all wavelength, for all wavelength। ठीक है, लगभग वही पॉइंट है ये भी कि जब पावर एमिटेड मैक्सिमम हो रहा है तो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है विद द टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, टेम्परेचर T4 का सबसे कम, एनर्जी उसकी सबसे कम, T3 उससे ज़्यादा, एनर्जी उससे ज़्यादा, T2 सबसे उससे ज़्यादा और T1 सबसे ज़्यादा, तो ये एनर्जी भी उससे ज़्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सभी वेवलेंथ के लिए एनर्जी एमिटेड पर सेकंड भी इंक्रीज होती चली जा रही है। Number 4 point, at each temperature of black body there is wavelength lambda m for which emissive power is maximum, power is maximum। हर एक वेवलेंथ के लिए, हर एक टेम्परेचर के लिए, T4 हो, T2 हो, T3 हो, T1 हो, कुछ भी हो, हर एक के लिए एक ऐसी वैल्यू है वेवलेंथ की जिस पर पावर मैक्सिमम हो रही है और इसको हमने लैम्डा एम का नाम दे दिया है, लैम्डा एम। हर एक टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पर एनर्जी और एमिसिव पावर बिकम्स मैक्सिमम एंड दैट वैल्यू इज नोन एज लैम्डा एम वेवलेंथ। ठीक है, नंबर 5th पॉइंट, लैम्डा एम जो वेवलेंथ मैक्सिमम हो रहा है जिस पर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, लैम्डा एम को अगर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें देन इट बिकम्स कांस्टेंट, और इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे, डिटेल में भी देखेंगे कि अगर हम लैम्डा एम ले रहे हैं, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक के लिए जैसे हम टेम्परेचर T4 ले रहे हैं उसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, दूसरे के लिए यहाँ पर चली जाएगी, इसके लिए यहाँ पर चली जाएगी, इसके लिए यहाँ पर चली जाएगी, यानी कि लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ने के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता चला जा रहा है। टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होता चला जाएगा उसकी लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज़ जस्ट लाइक ए सिंपल लाइट कर्व। यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है और यहाँ पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, लैम्डा एम किसी एक पर्टिकुलर के लिए जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है उसके लिए कम, टेम्परेचर बढ़ गया उसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर जो है अगर कम हो गया तो थोड़ा सा और बढ़ गया, टेम्परेचर और कम हो गया तो लैम्डा एम और बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस लॉ को हम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का नाम भी देते हैं, लैम्डा एम को अगर टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। एंड नंबर 6, द एरिया अंडर ईच
curve represents the total energy emitted by black body at a given temperature, and it is found the area is found to increase directly proportional as fourth power of absolute temperature, और that is E is T की पावर 4, और इसको भी एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या कहा है इस वर्डिंग्स में? द एरिया अंडर ईच कर्व, ये एरिया है हमारे पास, ये कर्व ले लिया, इसके नीचे का जितना भी एरिया आता है, ठीक है, ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, यानी T4 के नीचे जितना भी है ये इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया। T3 के लिए ये सारा एरिया रिप्रेजेंट करेगा उसके एनर्जी को, और ये पाया गया कि जो एरिया है, एरिया इज फाउंड टू इंक्रीज डायरेक्टली टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। अब देखो यहाँ पर ये एरिया और ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसको हमने नाम दे दिया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू बी कंटिन्यू फॉर अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक पॉइंट इसके अंदर फोटोन गैस के लिए भी है हमारे पास। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी हमारे पास, इसको हीट करने के बाद इसमें से एमिट होती हैं रेडिएशंस, और वो ऑल टाइप्स रेडिएशंस एमिट होती हैं। हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो ऑल टाइप रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो एनर्जी की टर्म्स में एमिट हो रही हैं, ठीक है, और वो एनर्जी डिफरेंट हो सकती है हर एक के लिए, और ये एनर्जी हम डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में मान करके चलेंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा लिंक कर देते हैं किसके साथ? फोटोन गैस के साथ। फोटोन गैस, ठीक है, फोटोन गैस क्या हो सकता है? जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी कंटेन large number of radiations, ठीक है, with quantized energy, ठीक है। अब यहाँ वर्ड क्वांटाइज्ड आ गया। मैंने कहा कि एनर्जी उसके अंदर है या निकल रही है, तो वो एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब ये कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड फोटॉन्स। इनको हम नाम दे सकते हैं किसका? फोटॉन्स का। और क्योंकि फोटॉन्स ऑल टाइप हो सकते हैं, एंड फोटॉन्स हैविंग all types of energy, सब तरह की एनर्जी उसमें से निकल रही है। सो वी कैन से देयर इज ए फोटोन गैस, ठीक है। एक तरह की फोटोन्स नहीं है उसमें, हर तरह की फोटोन की एनर्जी है, और जब हर तरह के फोटोन की एनर्जी है तो डिफरेंट फोटोन्स की डिफरेंट एनर्जी, और वी कैन से देयर इज ए फोटोन गैस इनसाइड द ब्लैक बॉडी कंटेनिंग, ठीक है। अब जो फोटोन है उसके अंदर, उसकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जो फोटॉन्स होते हैं वो इंटीग्रल स्पिन को फॉलो करते हैं। द फोटॉन्स
हैव इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन द यूनिट ऑफ h/2 यानी इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। और जब h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है, रेस्ट मास 0 है, फोटॉन्स हैव रेस्ट मास इक्वल टू 0 के बराबर, और उनकी जो एनर्जी एंड हैविंग एनर्जी h में एनर्जी ये, और मोमेंटम क्या होगा उनका, क्योंकि रेस्ट मास तो होगा नहीं तो एनर्जी होगी तो मोमेंटम भी होगा, और मोमेंटम है इक्वल टू h μ/c, ठीक है। एनर्जी को हमने c से डिवाइड कर दिया, ये उसकी एनर्जी, ये उसका मोमेंटम हो गया। और क्योंकि जो फोटॉन्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, द फोटॉन्स आर indistinguishable, having spin 1, having spin इंटीग्रल मल्टीपल है, having spin 1 मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो जब उनकी स्पिन 1 है, दे डोंट ओबे पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को भी ओबे नहीं करेंगे, ठीक है। और जब पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे तो एक काम और वहाँ पर होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी है वो, और फोटॉन्स एनर्जी की फॉर्म में लगातार स्ट्राइक करके एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, तो उनकी जो अमाउंट है ब्लैक बॉडी के अंदर वो फिक्स नहीं है। जैसे अब तक हम क्या मान करके चल रहे थे, एक स्पेस है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, उस कंपार्टमेंट्स में सेल्स हैं, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट मानकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ इस ब्लैक बॉडी के अंदर क्योंकि एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं, तो वो अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक है। द फोटॉन्स are absorbed and emitted by the wall of enclosure, ठीक है। therefore the number of photons may not be constant, क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो एमिट हो रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज DNI समेशन इज नॉट इक्वल टू 0। नॉर्मली क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हैं और उनका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, तो चेंज हो रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंशिएशन है सभी का 0 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज एज Ni इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटोन के बारे में आ गए। अब इसी फोटॉन्स को हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ BE यानी बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या निकालना है, ब्लैक बॉडी स्टैटिस्टिक्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हैं।